हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा वीडियो। इसके पहले मैंने इसका एक क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैंने बोला भी था कि वन बाय वन अगर पेशेंस आप रखिए बहुत ही जल्दी इनके मैं आंसर के साथ इनके जो वीडियोज है वो अपलोड करूंगा। तो ऐसे वन बाय वन में इनके वीडियोस आंसर के साथ जो क्वेश्चन हम पहले अपलोड किए थे एज इट इज उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको फिर मेमोराइज करवा दूं। इसके पहले चैप्टर 1 हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर 1 सॉल्यूशन और हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर 6 और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीन चैप्टरों के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उनका बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने अपलोड किया है। सारे वो क्वेश्चन है जो 2005 से लेकर 2024 तक पूछे गए हो, बार बार उन्हीं में से पूछे जाते हैं। अगर आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड, तो कहीं ना कहीं आप उसको देख भी सकते हैं, चाहे एमसीक्यू हो या न्यूमेरिकल्स हो या क्वेश्चन हो, तो हम उनका सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके इस चैप्टर के सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे। प्लस मैं आपको फिर बता दूं, इसके लिए आपको पैरेलल में इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्लस आंसर का वीडियो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो इस चैप्टर के सारे मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम यहाँ पर समझते हैं चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं। बायो का अर्थ होता है लाइफ, बायो मतलब होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल का मीनिंग है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे नेचर में लाइफ क्रिएट होने के पहले सेल बनी होगी, सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। सेल को हमारे जो लाइफ है उसका मेन कंपोनेंट और उसकी यूनिट माना गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड शेल। तो सेल को बनाने में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है। तो यहां पर बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है, बायो मतलब लाइफ। हमारे नेचर में दो प्रकार की लाइफ है, प्लांट्स है, दूसरा एनिमल्स है। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? सेल। अगर हम सेल को देखें तो सेल में क्या होता है? एक विस्कस लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। यहां थोड़ा सा हम इसको पहले समझ लें सेल को। इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड भरा है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस फ्लूइड। क्या बोल रहे हैं हम इसको? न्यूक्लियस फ्लूइड। न्यूक्लियस फ्लूइड हम इसको बोल रहे हैं। और न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड इसको में भरा होता है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वर्ड अभी इसमें यूज होंगे। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस फ्लूइड, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल बनने के पहले प्रोटोप्लाज्म बना होगा। इसके चारों तरफ एक लेयर बनी है, इट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर है। इसमें एक्टिविटी हुई होगी जिस कारण लाइफ का क्रिएशन हुआ, लाइफ क्रिएट हुई है। तो जो प्रोटोप्लाज्म बना यानी सेल के अंदर भरा हुआ टोटल फ्लूइड इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, हम इसको बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म बनाने में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और हम बात करें विटामिन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स। तो इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। यानी ये जो मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल, तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, यहां पर प्रोटीन्स की बात करते हैं, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, न्यूक्लिक एसिड। ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। चूंकि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी बहुत हाई होता है, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें आपस में अटैच होकर एक मैक्रो स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभी हम इनको समझेंगे।
इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसलिए सभी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर ये ना होते तो सेल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल को बनाने में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। और इनके जो सपोर्टेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, इनकी प्रेजेंस में कहीं ना कहीं जो सेल के अंदर के जो मटेरियल हैं, यानी सेल के अंदर भी छोटे छोटे मतलब लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो बायोमोलिक्यूल से बनते हैं ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेल से बनता है। तो सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनेगी बॉडी, जिसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे कहीं ना कहीं लाइफ का क्रिएशन हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यही हमारा चैप्टर का पार्ट है। तो हमसे कहा जाए बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या है, तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, एंजाइम्स है और न्यूक्लिक एसिड। ऐसे 4 से 5 टॉपिक है। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बायो मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो चैप्टर 10 बायोमोलिक्यूल्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे। तो अब मैं फिर बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं विथ आंसर, उनके आंसर के साथ एज इट इज। इसका मैंने पहले क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था, यहां पर हम उनके आंसरों को समझेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री। तो हम यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, राइट देयर क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन और टाइप्स बताना है और इनके फंक्शन बताने हैं, और इसको हमें शॉर्ट में समझना है एज इट इज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, नहीं तो इसमें से कई टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चूंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एज इट इज पहले एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इस पूरे क्वेश्चनों को उठाया गया है। अब इसमें जो भी सब क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो यहां पर हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। जनरली कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर से मिलकर जो बने होंगे उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही होता है जो वाटर मॉलिक्यूल में होता है, इसलिए यहां पर वर्ड ऐड हुआ है हाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। बट हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में ऐसा कहा गया कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बहुत सारे OH हो, बहुत सारे OH हो मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप उसके अंदर होंगे, और इसमें या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा CHO, या फिर इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी वाटर के साथ वो रिएक्ट करते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। ऐसे कंपाउंडों को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। जनरली मैं इनके बारे में बता दूं, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाना, प्रोटीन का काम हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए वर्क करता है, जो फैट्स होते हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हेल्दी रहे यानी उसके लिए फैट्स का यूज करते हैं। विटामिन बहुत सारी इंटरनल प्रोसेस को करवाते हैं, बहुत सारी इंटरनल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत कम अमाउंट में हमें उनकी जरूरत पड़ती है, मिलीग्राम में विटामिन की, उतने कम अमाउंट में ही वो सफिशिएंट होते हैं, और जितनी भी एक्टिविटी होती है वो उनके माध्यम से होती रहती है। और इनकी अगर कमी हो जाती है तो बहुत सारी डिसीज हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हो, देखते हैं यहाँ पर हम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़ना में, क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स बताने उसके और उसके फंक्शन बताने। तो यहां पर मैंने अपने हिसाब से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इनके आंसरों को लिख रखा है।
बस आप इसको देखते रहिए। तो क्या बोल रहे हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब मैनी और हाइड्रोक्सी मतलब OH, जिसमें मैनी OH ग्रुप होंगे जिसके साथ में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी मैनी OH के साथ इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो या तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो CHO होता है एल्डिहाइड और C डबल बॉन्ड होता है कीटोन। और क्या बोल रहे हैं हम, और प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, या फिर उनके अंदर है, नहीं तो वाटर से रिएक्ट करके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अगर देते हैं, आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक बार फिर से सुन ले, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके एग्जाम्पल पूछे, जैसे एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हो, दो एग्जाम्पल दो। तो जनरली ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे डेली लाइफ में हम जो भी मीठी चीजें खाते हैं, यानी स्वीट एंड टेस्ट, स्वाद में जो मीठे होते हैं, डायरेक्टली वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। थोड़ा सा भी अगर उनके अंदर मीठापन है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते। तो हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं असेसमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं क्या क्या मीठा खाते हैं हम। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तीनों एक दूसरे के क्या है, तीनों एक दूसरे के आइसोमर है, हम ये कह सकते हैं। अब इनमें किसी में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, किसी में कीटोन होगा, या फिर इनके एटम यानी जो 3D अरेंजमेंट होगा उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इनको एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। तो इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक ही है, C6H12O6। जैसे सुक्रोज हो गया, सुगर कैन, गन्ने की शर्करा भी हम इसको बोलते हैं, सुगर कैन जूस। लैक्टोज, मिल्क में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज, जैसे मान लो आलू में पाया जाता है, शकलकंद में पाया जाता है, फॉर्मूला C12H22O11 होता है तीनों का। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन है, हैवी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं ये। सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीगोसैकेराइड। इनका फॉर्मूला होता है C6H10O5, स्टार सेल्यूलोज ग्लूकोज। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लैक्टोज है, एग्जाम में पूछते हैं कि मिल्क में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, मिल्क में पाई जाने वाले शुगर का नाम बताओ। लैक्टोज, जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज यानी मिल्क का जो स्वाद मीठा होता है, जो स्वीट एंड टेस्ट होता है, यानी पीने में मीठा लगता है, लैक्टोज के कारण होता है। ग्लाइकोजन ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल्स की बॉडी में स्टोर होता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हम बोलते हैं डाइजेशन हो रहा है फूड का। तो जनरली जो हमारा फूड मटेरियल होता है उसमें 6 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, वाटर और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का डाइजेशन होता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, चूंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है। विटामिन का भी डाइजेशन नहीं होता है, तो डाइजेशन केवल 3 मॉलिक्यूल का होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा तो अमाइनो एसिड बनेगा, और फैट्स का डाइजेशन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। तो ये इनके स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल हैं। तो यहां पर जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एनर्जी देना। अब हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ग्लूकोज भी बन गया, कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज हो गया, लेकिन ग्लूकोज तब यूज होगा जब बॉडी के द्वारा कुछ वर्क किया जाएगा। अब बॉडी ने वर्क किया नहीं तो जो ग्लूकोज है वो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। स्टोर ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो कभी एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि एनिमल के अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए, तो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन। तो ये 2 वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है और ये मिल्क में पाया जाता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज है इसको ब्लड शुगर बोलते हैं, शुगर ऑफ ब्लड, ब्लड की शुगर इसको बोलते हैं। बाकी जो सुक्रोज है इसको कैन शुगर के नाम से जाना जाता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी और यहाँ पर हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम में आता है तो ये 9 एग्जाम्पल में से कोई भी 2 एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन। तो ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी हमें इसके क्लासिफिकेशन करना है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया गया। कितने टाइप से किया गया,
दो टाइप से, एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शुगर और नॉन शुगर। और केमिकल प्रॉपर्टीज में यानी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पर हम चाहे तो उसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर, नहीं तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। तो शुगर्स यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में शुगर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन पर के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शुगर्स और नॉन शुगर। तो शुगर्स दे आर क्रिस्टलाइन, जो शुगर्स होंगे कार्बोहाइड्रेट वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे यानी सिस्टमेटिकली अटैच होंगे उनके मॉलिक्यूल। स्वीट इन टेस्ट, खाने में मीठे लगेंगे और वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो आप शुगर्स में क्या क्या आएगा, ग्लूकोज हम जानते हैं मीठा होता है, पानी में डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज और माल्टोज, ये सब शुगर्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आ गए। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल का दूसरा पॉइंट है नॉन शुगर। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, जैसे उसके अपोजिट होंगे। नॉन क्रिस्टलाइन को अमार्फस भी बोलते हैं हम। टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं होगा इनका। वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे स्टार्च हो गया, अब स्टार्च में जैसे गेहूं हो गया, व्हीट, मेज, मक्का हो गया स्टार्च। सेल्यूलोज हो गया, ऐसा कहा जाता है प्लांट्स का 70% पार्ट जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। जैसे पत्तियां हो गई, उसकी बार्क, छाल हो गई। अब हम गेहूं को, मक्के को पानी में डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, तो वाटर इनसॉल्युबल। और ग्लाइकोजन मैंने बताया है एनिमल के अंदर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया। फर्स्ट मोनोसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब होता है स्वीट एंड टेस्ट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है खाने में मीठे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर जो कार्बोहाइड्रेट है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटे मॉलिक्यूल, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कंपाउंड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो और सिंपल कंपाउंड में, जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, यानी सिंपल कंपाउंड में हाइड्रोलाइज यानी टूटेंगे नहीं, उनको बोलेंगे मोनोसैकेराइड, आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड। these are simplest कार्बोहाइड्रेट, इनको सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी शुगर की प्रॉपर्टी रख रहा है ये। स्वीट इन टेस्ट और वाटर सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल में हम देखें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया, ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आएंगे। और इसके अगर हम फॉर्मूला देखें तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है C6H12 और O6, ये मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। या इससे भी छोटे होते हैं, यानी 3 कार्बन तक के मोनोसैकेराइड होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर उनके नाम के लास्ट में ओज वर्ड जोड़ते हैं। 3 कार्बन ट्राइओस, 4 कार्बन टेट्रोस, 5 कार्बन पेंटोस, 6 कार्बन हेक्सोस। तो इसमें 6 कार्बन है, इसलिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को हम हेक्सोस शुगर भी बोलते। 7 कार्बन तक हो सकते हैं। 7 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, 7 कार्बन वाले को हेप्टोस बोलेंगे। तो 7 कार्बन और इसके भी ऊपर हो सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स अ कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मोनोसैकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल दे सकते हैं। यानी वाटर में डालेंगे तो हम बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, 3, 4, 5, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड के देंगे। ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड को भी अगेन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड इनको भी कई पार्ट में बांटा गया। अगर 2 मॉलिक्यूल दे रहे हैं ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड के तो डाइसैकेराइड, 3 दे रहे हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, 5 है तो पेंटासैकेराइड। ऐसे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब मैं जितना बता रहा हूं केवल आपको इतनी तैयारी करना है। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी कैसे होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। शुगर और मोनोसैकेराइड की प्रॉपर्टी रख रहे हैं। सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट, खाने में मीठे होंगे। जैसे सुक्रोज हो गया,
सुक्रोज हो गया इसमें। अब सुक्रोज डाइसैकेराइड का एक एग्जांपल है। डाइसैकेराइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के देंगे। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। तो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल इसको समझे भी, तो जैसे सुक्रोज का फॉर्मूला यहाँ पर है C12H22 और O11। अब हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो ये 2 कंपाउंड ऑफ मोनोसैकेराइड के देंगे 2 मॉलिक्यूल्स। तो मोनोसैकेराइड में जैसे हमने ये ले लिया C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ऐसा कहा जाता है कि जो सुक्रोज है, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं इसको, सुक्रोज। तो सुक्रोज का जब एक मॉलिक्यूल टूटता है तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, जिसमें एक का नाम होता है ग्लूकोज, एक जो बनेगा वो होगा ग्लूकोज, और जो सेकंड होगा वो होगा फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अलग अलग होते हैं। अगर माल्टोज हाइड्रोलाइज होता तो वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज देता। अगर लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला एक ही है, तो जो लैक्टोज से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज बनता है। तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में इसके अंदर एंटर नहीं होना है, इतना सफिशियंट है और ये भी बहुत ज्यादा है समझने के लिए। तो जैसा मैं बताते जा रहा हूं वैसा ही आपको इसकी तैयारी करनी है। तो अब यहाँ पर कार्बन है 12, तो यहाँ पर 6 कार्बन ये हो गए, 6 कार्बन ये हो गए, कितने हो गए 12, 12 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 22 है और 2 ही ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24। तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर और 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 24 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर 11 है, एक ऑक्सीजन इसमें ये ऐड हो जाएगा तो 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 6 ऑक्सीजन ये है और 6 ऑक्सीजन ये है, मतलब हाइड्रोलाइज पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब मैनी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो मोनोसैकेराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल देंगे। दोज कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। तो अगर उनका हम वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो मोनोसैकेराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल देंगे, इसलिए हम उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। अब हम इसके यहां देखते हैं, दे आर कलरलेस, नॉन शुगर की प्रॉपर्टी रख रहा है। अमार्फस सॉलिड, अमार्फस मतलब नॉन क्रिस्टलाइन, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होंगे और इनका कोई टेस्ट नहीं होगा। जैसे मक्का या गेहूं के दाने को हम चबाते हैं मुंह में, टंग पर, जीभ पर रखेंगे तो कोई टेस्ट नहीं आता है उसका, और वाटर में डालेंगे तो डिसॉल्व नहीं होते। जब हम उसको चबाते हैं धीरे धीरे तो मीठे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सलाइवा होता है, सलाइवा में एंजाइम निकलते हैं जैसे टाइलिन एंजाइम, और उसको एमाइलेज भी बोलते हैं। अब चूंकि गेहूं और मक्का स्टार्च है तो स्टार्च को एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज खाने में मीठा होता है, इसलिए चबाने पर वो हमें कुछ समय बाद मीठे लगने लगते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया इसका स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। अब यहाँ पर हम इसको भी समझेंगे कि कैसे यह मोनोसैकेराइड्स के अनेक बहुत सारे मॉलिक्यूल देगा। तो हम पॉलीसैकेराइड के बारे में समझ रहे हैं। तो हमने स्टार्च का एग्जाम्पल ले लिया। स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, C6H10O5 और होल N। अब N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ये कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टार्च की बात कर रहे हैं। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यानी रिएक्शन विद वाटर, तो जितने यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो जब वाटर मॉलिक्यूल यानी ये हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ पर C6H12O6 के इसके N मॉलिक्यूल बनेंगे, उतने ही मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे जितने ये मॉलिक्यूल थे। ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पर नीचे अगर कोई नंबर लिखा है जैसे N लिखा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अटैच है। मैं आपको बता दूं, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा ये अटैच होंगे। वाटर की प्रेजेंस में वो ब्रेक हो जाएगा और आगे N लगा हुआ है, ये बता रहा है ये सब सेपरेट है। तो जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है तो ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ऐसे हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन, इंपॉर्टेंस और यूजेस भी बोल सकते हैं,
ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ तो मैंने बहुत सारे फंक्शन लिख रखे, तो जैसे एग्जाम में आता है राइट द टू फंक्शन, टू इंपॉर्टेंस, टू यूजेस, तो कोई भी दो यूजेस या दो फंक्शन जो हमें अच्छे लगेंगे उसकी हम यहाँ पर तैयारी कर लेंगे। तो फाइल को हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम, बायोलॉजिकल फंक्शन और इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल फंक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों की लाइफ के लिए कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। तो यहां पर फर्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। हम जानते हैं एनिमल हो गया प्लांट हो गया, दोनों की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। हमारी सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन चूंकि प्लांट्स में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता कि जो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं वो उससे मतलब अपने आप को बचा सके। तो इसलिए जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और मेम्ब्रेन होती है, कॉल्ड सेल वॉल, और वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी फूड मटेरियल होते हैं वो सब हमें प्लांट्स के द्वारा मिलते हैं, प्लांट्स ही प्रोड्यूसर है हमारे नेचर के बहुत सारे फूड मटेरियल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेबल है। तो बहुत सारे प्लांट, जैसे सपोज करो आलू हो गया, पोटैटो, स्टार्च है, तो कहीं ना कहीं वो इसको स्टोर कर रहे हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, उन्हें भी जरूरत होती है, प्लस कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज। चलिए हम क्या बोल रहे हैं, थर्ड फंक्शन ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मैं फिर बता रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ऑब्जेक्टिव में आता है कि बॉडी में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए, तो ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, लीवर में स्टोर्ड होता है, और जब हम खाना नहीं खाएंगे टाइम पर उस समय ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो ग्लूकोज हमारे जो लीवर है उसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में, यानी ग्रुप ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड ग्लाइकोजन, और जब हमें जरूरत पड़ेगी, खाना नहीं खा रहे या फास्ट है, उस समय ये ग्लूकोज में अगेन डीकम्पोज होगा और हमारी सेल में जाकर ब्रेक होगा और हमें एनर्जी देगा। हम जानते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल डीकम्पोज होता है, टूटता है, तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी हमें रिलीज होती है, उससे इतनी मिलती है, जो हमारे सेल के अंदर, जिसको एनर्जी का पावर हाउस कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें 38 एटीपी के फॉर्म में जमा हो जाती है। एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ग्लूकोज से इतनी एनर्जी हमें मिलती है। नेक्स्ट, दे एक्ट बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या बोल रहे हैं इसको, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब हमारी बॉडी का ये ईंधन है। तो दे एक्ट एज बायोफ्यूल एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी बहुत जल्दी और किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, तो एनर्जी मॉलिक्यूल भी है। फिर राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। जैसे राइबोस का फॉर्मूला क्या होता है, राइबोस शुगर C5H10O5 राइबोस शुगर है, इसको पेंटोस शुगर भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। और डीऑक्सी राइबोस, जब राइबोस से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस। किसी में से निकल जाना, डी का यूज करते तो ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए डीऑक्सी राइबोस। तो राइबोस शुगर जो है वो आरएनए बनाता है, और डीऑक्सी राइबोस शुगर है वो डीएनए बनाता है। तो क्या बोल रहे हैं, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर्स are important components of DNA and RNA respectively which help in genetic character, और हमारी बॉडी के जेनेटिक कैरेक्टर भी कहलाते हैं। जैसे जो डीएनए है उसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की, जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है, संतानें होती हैं, एक संतान से मतलब पेरेंट्स से वो संतानों में प्रॉपर्टी पहुंचाता है, जैसे ओवम के थ्रू या फिर उसके स्पर्म के थ्रू वो प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं। चूंकि जो राइबोस और डीऑक्सी राइबोस आगे हम पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड एक टॉपिक है, तो न्यूक्लिक एसिड के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं,
और एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आता है और आरएनए आता है। आगे हम बात करेंगे। तो अभी हमने एक क्वेश्चन समझा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शन। तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत पहले ये सिंगल ऐसा क्वेश्चन बना था, उसके बाद बहुत इसमें से ब्रेक करके क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बट इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 4 प्रोटीन्स। ये भी एग्जाम में पूछा गया पहले। राइट द नेम ऑफ 4 प्रोटीन, 4 प्रोटीनों के नाम बताने, उनके फंक्शन बताने ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले यहां पर 4 प्रोटीन के नाम और उनके फंक्शन। तो जैसे हमने देखा यहां पर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है। वैसे हीमोग्लोबिन में हिम होता है, यानी आयरन होता है, फेरस फॉर्म में होता है, Fe+2 फॉर्म में। और ये जो होता है ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी रेड कलर की होती है, जो हीमोग्लोबिन के कारण उसका रेड कलर होता है। और आरबीसी का अमाउंट ब्लड में बहुत ज्यादा होता है, सेल है बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। तो ऐसा नहीं पूरा ब्लड रेड है, आरबीसी को हम हटा दें तो जो ब्लड होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर एक प्रोटीन है, इसमें हिम यानी आयरन होता है और ग्लोबुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो हमें इसमें प्रोटीन का नाम बताना है ओनली, और फंक्शन बताना है। तो प्रोटीन का नाम बता दिया हीमोग्लोबिन, फंक्शन क्या है, इट इज फाउंड इन ब्लड, ब्लड में पाया जा रहा है, मतलब आरबीसी के अंदर होता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज। ये क्या करता है, जैसे हम ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं ऐसे, तो ये लंग्स में बढ़ जाती है। अब लंग्स में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी जो आर्टरीज होती हैं, बहुत बारीक फॉर्म में यानी बहुत पतले फॉर्म में निकलती है, जिसको हम मतलब कैपिलरीज बोलते हैं, आर्टरीज कैपिलरीज। तो उसके अंदर आरबीसी होती है। तो आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन से यानी टेम्परेरी बॉन्डिंग बनाती है और लंग्स से हमारी बॉडी के सभी पार्ट में ऑक्सीजन को कैरी करती है, ले जाती है। सेकंड है यहां पर मायोसिन। मायोसिन एक प्रोटीन है। अब हमें इसका फंक्शन बताना है। इट इज फाउंड इन मसल्स, मसल्स में पाया जा रहा है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ मसल्स। इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेशन, मतलब खिंचने की और सिकुड़ने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो ये मसल्स में पाई जा रही है। मसल्स में मोशन हो रहा है, इसलिए हमारी बोन्स में मोशन हो रहा है, क्योंकि जो बोन होती है उसको जोड़ती है, मसल्स के थ्रू वो अटैच होती है। 2 प्रकार की मसल्स होती है, टेंडन और लिगामेंट्स हमारी बॉडी में। तो मायोसिन उसके अंदर पाया जा रहा है, जिस कारण मसल्स में मोशन है। मसल्स में मोशन है और हड्डियों को जोड़ने का काम कर रही है, अटैच करने का, इसलिए हड्डियों में भी मोशन होता है। थर्ड, पेप्सिन एंजाइम, सॉरी पेप्सिन प्रोटीन। इसका फंक्शन, पेप्सिन प्रोटीन है, वैसे एंजाइम भी है, क्योंकि जो प्रोटीन हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी बनते हैं और हार्मोन्स भी बनते हैं। हार्मोन्स बॉडी को कंट्रोल करता है और एंजाइम कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रोटीन के थ्रू ये हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर केवल हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन भी है। एक अलग बात है कि वो एक एंजाइम भी है। इट इज फाउंड इन स्टमक, स्टमक में पाया जाता है। कोई भी चीज जो हम खाते हैं या पीते हैं वो सीधे माउथ से जब हम उसको गटकते हैं, निगलते हैं, तो सीधे स्टमक में गिरती है। ऑफ द बॉडी इट हेल्प डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो भी प्रोटीन हम खाएंगे स्टमक में क्रिएट होता है। पेप्सिन एंजाइम है बट प्रोटीन है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता रहता है। पॉलीपेप्टाइड को, मतलब पॉलीपेप्टाइड ऐसे उसके छोटे मॉलिक्यूल में उसको डाइजेस्ट करता है। फोर्थ, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है बट एक प्रोटीन है यहाँ पर, तो हमें उसका फंक्शन बताना है। इट इज फाउंड इन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज स्टमक के जस्ट नीचे होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में ये बनता है और हमारी बॉडी में शुगर यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ऐसे ह्यूमन या ऐसे मनुष्य जिनके अंदर इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन कम होता है या बनना बंद हो जाता है, वो जरा सा भी मीठा खाते हैं तो उनके ब्लड में वो ग्लूकोज रह जाता है, सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है वो सेल को इंस्पिरेशन देता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिस कारण शुगर है ब्लड में मेंटेन रहती है। और इंसुलिन अगर नहीं निकल रहा है तो जो शुगर है उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और वो डायबिटिक हो जाती है, यानी उनको डायबिटीज डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ, फाइब्रिनोजिन।
जो फिफ्थ प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। तो हमें क्या बताना है, 5 प्रोटीनों के नाम बताने, उनके फंक्शन बताने। तो हमने क्या देखा, हीमोग्लोबिन देखा, मायोसिन देखा, पेप्सिन, इंसुलिन और फाइब्रिनोजन। तो अब फाइब्रिनोजन का यहाँ पर फंक्शन देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इट इज फाउंड इन ब्लड, ब्लड में पाया जा रहा है। और इट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जब कभी चोट लग जाएगी, ब्लड बाहर निकलने लगेगा, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन वहां पर रेसेस यानी क्या बना देगा, वहां पर एक नेट बना देगा, जाल बना देगा, जिसके अंदर ब्लड में प्रेजेंट जो सब्सटेंस है और जो सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये वहां पर फंस जाएंगी, जिस कारण ब्लड क्लॉट हो जाएगा और बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अगर ब्लड बाहर निकलता रहा तो डेथ भी हो सकती है, इसलिए ब्लड का क्लॉट होना जरूरी है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, एक्सप्लेन शॉर्टली, बहुत ही छोटे से वर्डों में, यानी छोटे छोटे सेंटेंस के साथ या छोटे पैराग्राफ में उसको हमें समझाना है। तो जो प्रोटीन है, या तो हम उसको गर्म कर दें, या उसमें एसिड मिला दें, बेस मिला दें, सॉल्ट मिला दें, या एल्कोहल मिला दें, तो जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, यानी जैसा वो नेचुरल होता है वैसा नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होने लगते, खराब होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का खराब होना, प्रोटीन कैसे खराब हो जाएगा, जैसे अंडा हो गया, एग, जब उसको खाते हैं तो जब कच्चे अंडे को तोड़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं येलो कलर का एक छोटा सा पार्ट होता है, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड होता है। तो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है वो प्रोटीन है। तो जब अंडे को बॉयल करते तो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, जबकि पहले वो लिक्विड वाटर में डिसॉल्व था। तो अब वो क्या हो गया, कोगुलेट हो गया, यानी उसका प्रेसिपिटेशन हो गया, वो खराब हो गया अंडा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अंडे खाते हैं, बॉयल अंडे के कंपैरिजन में अगर हाफ बॉयल या कच्चा अंडा खाते हैं तो वो प्योर प्रोटीन अपनी बॉडी में लेते हैं, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद करता है। जो प्रोटीन खाते हैं या जो अंडा खाते हैं, नॉनवेज, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन, प्रोटीन कैसे खराब हो जाएगा, तो व्हेन प्रोटीन आर हीटेड, प्रोटीन को गर्म करेंगे, ट्रीटेड यानी उसको रिएक्ट करवा देंगे एसिड के साथ, बेस के साथ, सॉल्ट्स के साथ और एल्कोहल के साथ, then protein loses its biological activity and protein gets coagulated to give a precipitate। प्रोटीन कोगुलेट हो जाएगा, जम जाएगा, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन, जो प्रोटीन खराब हुआ, डज नॉट अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी हम समझेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो डीनेचुरेशन, प्रोटीन खराब होता है, उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑफ प्रोटीन, बट उसका सेकेंडरी और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं कि जो डीनेचुरेशन है उसमें उसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर चेंजेस होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो जो अभी हम बात कर रहे थे, व्हेन द एग, जब अंडा प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में अंडे को कुछ समय के लिए हम रख देंगे तो इट बिकम्स इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसा होगा, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉलिड लाइक व्हाइट रबर, व्हाइट रबर स्पंज जैसा हो जाएगा, और वो फिर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फोर्थ क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, राइट नेम ऑफ two disease caused, write name of two diseases caused by protein deficiency। प्रोटीन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाएगी, वैसे तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, वाटर और मिनरल्स, कहीं ना कहीं इनका एक सफिशिएंट अमाउंट हमारी बॉडी के लिए मतलब एसेंशियल है, जरूरत पड़ती है। ज्यादा खा लेंगे तो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है, और अगर कम खा रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी जो इनके थ्रू होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट ये हमारी बॉडी में पूरी करते हैं, उसकी कमी हो जाती है अगर हम इनको कम अमाउंट में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो टू डिसीजेस कॉस्ट प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाली दो डिसीज। तो एक तो है क्वासियोरकर, क्वासियोरकर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने बताया था क्वासियोरकर डिसीज, क्वासियोरकर डिसीज एक साइंटिस्ट का नाम है।
तो डिसीज में क्या होता है, दिस डिसीज इज मेनली फाउंड इन चिल्ड्रन, बच्चों में पाई जाती है। तो अगर वो डिसीज हो जाएगी तो सिम्टम्स क्या होंगे, क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग इन द बॉडी, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, फिर स्किन गेट्स ड्राई, स्किन ड्राई हो जाएगी, और डिस्कलर्ड, उसका कलर चेंज होने लगेगा। तो ये फर्स्ट डिसीज हो गई प्रोटीन की कमी से। सेकंड डिसीज जो है वो एनीमिया, एनीमिया डिसीज। अब एनीमिया डिसीज कैसे होगी, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कम जाएगा तो एनीमिया डिसीज हो जाएगी। क्या होगा, स्किन पर रिंकल्स पड़ने लगेंगे और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी को बनाता है, और आरबीसी का एक बड़ा अमाउंट ही ब्लड है। तो इधर देखते हैं हम यहाँ पर एनीमिया, जैसे भी हमने समझा यहाँ पर, तो एनीमिया डिसीज क्या बोल रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और सिम्टम्स क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी हो जाएगी, रिंकल्स ऑन द स्किन, स्किन पर रिंकल्स पड़ जाएंगे। नेचुरली ब्लड अगर कम होगा बॉडी में तो कहीं ना कहीं वीकनेस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड, गिव एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आया है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एमाइड बॉन्ड क्या है, उसको एग्जांपल के थ्रू बताना है। तो जैसे मैंने बताया है कि जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर फैट्स है, इनको हम नेचुरल पॉलीमर भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग यानी ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो बहुत सारे ऐसा कहा जाता है जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी यूनिट ग्लूकोज होती है, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार जो प्रोटीन है उसकी यूनिट अमाइनो एसिड होती है। अमाइनो एसिड अभी हम समझेंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो एक लंबी चेन बनेगी कॉम्प्लिकेटेड, जिसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्रोटीन। और जो फैट्स है उसकी यूनिट होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आराम से हम इसको समझते हैं। तो क्या बोल रहे हैं फिर से देखो, पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड, गिव एग्जांपल, एग्जांपल हमें बताना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड, तो हमें मालूम है जो प्रोटीन की यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड होती है। अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो अमाइन ग्रुप होता है NH2 और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये है यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड। अब ऐसा कहा जाता है जब एक ही कार्बन से अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं तो इसको हम अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अल्फा अमाइनो एसिड, क्या कहला रहा है ये, अल्फा अमाइनो एसिड। तो जब अल्फा अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर हमने अमाइनो एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक NH2 है अमाइन बेसिक नेचर का होता है और COOH कार्बोक्साइल एसिडिक नेचर का होता है। इन दोनों के बेस पर इसको नाम दिया गया अमाइनो एसिड। तो एक और हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लिया HNH, यानी NH2 को हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं COOH। ऊपर क्या अटैच है यहाँ पर R और नीचे यहाँ पर अटैच है H। तो यहाँ पर भी हमने बोला अल्फा अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर कितने अमाइनो एसिड यूज किए हमने, 2 अमाइनो एसिड यूज किया, अल्फा अमाइनो एसिड। तो जब ये आपस में अटैच होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से OH निकलेगा और इससे H निकल जाएगा, ऐसे H2O हो यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो CO यानी OH निकला तो यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच होता है, और नाइट्रोजन से H निकला तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं NH2CO, और यहाँ पर जो अटैच हुआ, यहाँ पर जो बचा हुआ NH बचा, यहाँ पर ऊपर R और नीचे H, यहाँ पर भी इससे क्या अटैच है, कार्बन, ऊपर R और यहाँ पर H और COOH। यहाँ पर ये अटैच हुए यानी यहाँ पर अटैच हुए, तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पर, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसको पेप्टाइड बॉन्ड ही नाम क्यों दिया, क्योंकि हम अमाइनो एसिड को पेप्टाइड भी बोलते हैं। तो 2 अमाइनो एसिड आपस में अटैच हुए, इसलिए जो ये प्रोडक्ट पूरा बना, इस पूरे प्रोडक्ट को हम यहाँ पर नाम देते हैं डाईपेप्टाइड। पूरा प्रोडक्ट क्या कहलाएगा यहाँ पर, डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड, क्योंकि हम अमाइनो एसिड को पेप्टाइड भी बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम इसको समझते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड, ठीक है, एक अमाइनो एसिड का क्या बोल रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विथ अमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड, यानी दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से अटैच होगा एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, तभी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, जो प्रोडक्ट बना दो अमाइनो एसिड को मिला के उसको हम बोले डाइपेप्टाइड। इन दिस वे, इस प्रकार डिफरेंट अमाइनो एसिड यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइंड टुगेदर आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेंगे। पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब मैनी और पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए। पॉलीपेप्टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड को ही क्या बोलेंगे हम? प्रोटीन बोलेंगे। तो ऐसे हमने इसको समझा पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हमने यूज करी है और बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ जितना मैं आपको बताते जा रहा हूं वैसा वैसा आपको लिखना है, तो एग्जाम में आता है तो ये डेफिनेशन और ये सब आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज ज्वेटर आयन? ज्वेटर आयन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अब ज्वेटर आयन क्या है, अब हम इसको समझते हैं। जैसे अभी हमने समझा जो अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है NH2, NH2 मतलब अमाइन ग्रुप, और यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों वैलेंसी कार्बन की क्लियर है। ऊपर रेडिकल जुड़ा हुआ है, नीचे क्या अटैच है यहाँ पर H। ये क्या है यहाँ पर? अल्फा अमाइनो एसिड, या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि एसिडिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा आरएनएस कॉन्सेप्ट। ऐसे कंपाउंड जो H+ आयन रिलीज करेंगे एसिडिक नेचर शो करेंगे, OH आयन रिलीज करेंगे बेसिक नेचर शो करेंगे। ब्रॉन्स्टन लोरी भी हमने पढ़ा। ब्रॉन्स्टन लोरी ने H+ को प्रोटॉन बोला था क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसमें एक प्रोटॉन रहता है, तो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन डोनर एसिड, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाएगा। तो यहाँ पर ये H+ रिलीज करता है, इसलिए एसिडिक नेचर का है। तो जब इसके एक्वस सोल्यूशन में, यानी जो अमाइनो एसिड का एक्वस सोल्यूशन होगा उसमें इसका H+ निकलकर यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा। क्यों अटैच हो जाएगा? क्योंकि H+ के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करता तो स्टेबल हो जाता है। किसी भी एटम की फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहां हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो चूंकि नाइट्रोजन से वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉनों की भरपाई हो जाती। तो जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? N, और यहाँ पर चूंकि इससे अटैच हो गया पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा N के ऊपर, यहाँ पर C और इससे R और नीचे इससे H अटैच है, और यहाँ पर COO नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर डाइपोलर यानी 2 प्रकार के चार्ज आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी हम इसको बोलेंगे यहाँ पर ज्वेटर आयन। इज कॉल्ड ज्वेटर आयन। ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी pH वैल्यू है वो कितनी होती है? 7, यानी ये न्यूट्रल इन नेचर का होता है। इतना हमें लिखना है। फिर आप समझ लें अमाइनो एसिड है बोथ एसिडिक और बेसिक ग्रुप। जो अमाइनो एसिड होता है उसमें दोनों है, बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी था। व्हेन प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+ आयन, H+ आयन इज माइग्रेटेड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां से निकलकर किससे अटैच हो जाएगा? अमाइनो ग्रुप से अटैच हो जाएगा। अ डाइपोल आयन इज फॉर्म विच इज कॉल्ड ज्वेटर आयन, जिसको हम बोलेंगे ज्वेटर आयन। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतना ही लिखना है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सिलेक्टेड डेफिनेशन में फिर बता दूं, जो मैं आपको आंसर बताता हूं, आप कहीं भी अपनी स्कूल में पढ़ते हैं या अपनी कोचिंग में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आप उससे कंपेयर किया कर रहे हो अपने कोचिंग से और स्कूल से। मैं बहुत ही सिंपल और पॉइंट टू द पॉइंट वर्ड और सेंटेंस का यूज करता हूं। जरा सा एक बार आप रीड करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर ऐसा है जो मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि हाँ सर आपने जैसा बोला वैसा ही है। गूगल हो गया या अदर यूट्यूबर को भी आप सुनते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, तो भी बहुत ही सिंपल तरीके से
और पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको मेंशन करता हूं। तो आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब प्रोटीन जब टूटता है तो क्या बनता है? अमाइनो एसिड। कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी बनाती है और कुछ अमाइनो एसिड जब हम बाहर से प्रोटीन लेते हैं उसके माध्यम से हमारी बॉडी को वो मिलते हैं, यानी प्रोवाइड होते हैं। तो जो बाहर से हमें फूड मटेरियल द्वारा मिल रहे हैं उनको बोलते हैं हम एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो बहुत काम के होते हैं। और जो हमारी बॉडी बना रही है, उसको सेल बना दे रही है, उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो क्या बताना है हमें? डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ हमें उसको बताना है। तो यहां हम देखते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। दोज अमाइनो एसिड। एसेंशियल बहुत जरूरी है, बाहर से भोजन के यानी जो फूड मटेरियल होगा उसके माध्यम से मिलेंगे। तो दोज अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय अवर बॉडी। हमारी बॉडी नहीं बना पा रही इसको। सो मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। भोजन के माध्यम से हमें मिलेंगे, कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। हिस्टिडीन हो गया, ल्यूसीन। यहां पर हमने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, बाकी और भी आपको इजी लगता है तो आप वो भी इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। दोज अमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज बाय अवर बॉडी। हमारी बॉडी में ही उनका सिंथेसिस होता है, नॉन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एग्जाम्पल एलिनिन और एस्पार्टम। इनको क्या बोलेंगे हम? एस्पार्टम। एलिनिन और एस्पार्टम ये। और इसके अलावा भी कोई सिंपल है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो जो हमारी बॉडी में बन रहा है नॉन एसेंशियल, फूड मटेरियल द्वारा जिसको ले रहे हैं वो एसेंशियल। और हमें उसके एक एक दो एग्जाम्पल मेंशन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम क्या है? एंजाइम्स। और राइट देयर 2 एप्लीकेशंस और यूजेस, जिसके हमें 2 यूजेस लिखने। तो जो एंजाइम होते हैं ये भी बाहर से, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम्स आर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। इनको जो सेल है वो सेल बनाती। तो मैंने अभी बताया था जो प्रोटीन हम खाते हैं उस प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं और हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स कहीं ना कहीं इंटरनल बॉडी को कंट्रोल करता है और जो एंजाइम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का बहुत बड़ा रोल है और कहीं ना कहीं इनमें कोऑर्डिनेशन के साथ इनमें आपस में वर्क होता है, जिसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम के थ्रू ये एक दूसरे के रास्ते में विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन के अपना वर्क करते रहते। तो एंजाइम्स क्या है? कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। प्रोटीन को भी हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड बोलते हैं, प्रोटीन को भी हम नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसलिए एंजाइम को भी बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन से ही एंजाइम बने। विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में बनेंगे। दे कैटालाइज वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन सब में पार्टिसिपेट करता है एंजाइम। सो एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड, एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछते हैं कि एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड डैश डैश। एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। तो डैश में हमें क्या वर्ड यूज करना है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो रिएक्टेंट को कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता रहे। ऐसा कहा जाता है हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। अगर जो हम खाना खाते हैं उसको भी डाइजेस्ट जो करते हैं वो एंजाइम ही करते हैं। डिफरेंट टाइप के मटेरियल पर डिफरेंट टाइप के एंजाइम वर्क करते हैं, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, सब में एंजाइमों का फंक्शंस एक जैसा ही होता है। अगर एंजाइम हमारी बॉडी में ना होते तो जो 1 टाइम का खाना हम खाते, एक समय का खाना, वो 50 सालों तक उसका डाइजेशन नहीं होता। इसलिए एंजाइम हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम दिन भर कुछ भी खा रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सबको डाइजेस्ट करना है। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। केमिकली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब इसके फंक्शन देखना है, फंक्शन और एग्जाम्पल। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर
क्या पढ़ रहे हैं? मैं एंजाइम के फंक्शन और एग्जाम्पल्स। इन्वर्टेज एंजाइम, अब इन्वर्टेज एंजाइम बॉडी में रिलीज हो रहा है, कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज जो हम शक्कर खा रहे हैं जिसका फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं यानी हाइड्रोलाइज होगा और इस पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? इन्वर्टेज एंजाइम इस पर वर्क करेगा। इन्वर्टेज एंजाइम जो सुक्रोज है इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। C6H12O6 प्लस C6H12O6। अभी हमने इसको समझा, इसको बोलेंगे एक ग्लूकोज होता है एक फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकंड यहां पर देखते हैं जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम कैटालिसिस ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। तो जो जाइमेज एंजाइम है, अब जो ग्लूकोज बना C6H12O6 इसको कैटालाइज करेगा। कौन करेगा इसको कैटालाइज? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम ईस्ट जो एक बैक्टीरिया होता है जिसको माउल्ड भी बोलते हैं, उसके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। अगर इनकम्प्लीटली ये टूटता है तो क्या बनाता है ये? C2H5OH इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल और वाइन शराब का मेन कंपोनेंट भी है, प्लस CO2 गैस इसमें रिलीज होती है। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 2 लिखेंगे। तो यहां पर हमें क्या बताना था? क्वेश्चन में 2 एंजाइमों के नाम बताने थे और उनके द्वारा होने वाली रिएक्शनों को बताना था। तो हमने पहले एंजाइम की डेफिनेशन बताई, उसके बाद हमने उसके 2 एंजाइमों के नाम जैसे इन्वर्टेज और जाइमेज और उनके द्वारा कैटालाइज यानी होने वाली रिएक्शन। अब इसमें एप्लीकेशंस और यूजेस, अब हमें उसके एप्लीकेशंस और यूजेस भी बताना है। तो सिंपल है, हम आगे देखते हैं। इसको फाइल को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एप्लीकेशंस और यूजेस, एंजाइम के एप्लीकेशंस और यूजेस। मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड इथाइल एल्कोहल फ्रॉम शुगर और स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा इथाइल एल्कोहल C2H5OH बनाया जाता है। इथेनॉल मतलब C2H5OH वाइन शराब का मेन कंपोनेंट है। तो जैसे हमने बोला कि अगर कार्बोहाइड्रेट में ईस्ट मिला दें, ईस्ट बैक्टीरिया होता है, पहले उसको फंगस में भी रखा गया था शायद, क्योंकि बायो से रिलेटेड पार्ट है। तो जो ईस्ट है बैक्टीरिया उसके अंदर 2 एंजाइम फॉर्म होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो जो डाइसैकेराइड कंपाउंड होते हैं जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया या लैक्टोज हो गया, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और भी उनके जो पैरेलल मोनोसैकेराइड है वो भी बनते हैं। फिर जो ग्लूकोज है उस पर जाइमेज एंजाइम काम करता है, भी हमने समझा है। और जो ग्लूकोज है उसको इथाइल एल्कोहल में मतलब डिकम्पोज करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। एक फंक्शन ये हो गया मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी जो होता है कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से ही बनता है। जब भी कार्बोहाइड्रेट में ईस्ट मिलाते तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम फर्मेंटेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट को सड़ाकर ये सब बनाया जाता है, सड़ाना। मैन्युफैक्चर ऑफ चीज, लेदर और टैनिंग एटसेट्रा, ये भी कहीं ना कहीं एंजाइम के द्वारा बनते हैं। एंजाइम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन में भी एंजाइमों का रोल है। हम कुछ भी खाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता रहता है। ऐसा कौन करता है? एंजाइम्स। तो हमने एंजाइम्स के डेफिनेशन पढ़ी, उसके हमने एग्जाम्पल पढ़े और उसके यूजेस पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर विटामिन्स, व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या है? राइट द केमिकल नेम, यानी राइट द केमिकल नेम ऑफ दोज विटामिन्स हुज डेफिशिएंसी कॉसेस द फॉलोइंग डिसीज। क्या करना है हमें? विटामिन्स की डेफिनेशन बतानी कि विटामिन्स क्या है और हमें जो यहाँ पर डिसीज दिए हैं ये कौन से विटामिन से होती है उसके केमिकल नेम हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन क्या है? हमारी बॉडी को इसकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है विटामिन्स की, और एज ए फूड मटेरियल यानी के फॉर्म में हम इसको बाहर से लेते हैं, वेजिटेबल्स या अदर फूड मटेरियल से, और
बहुत ही कम अमाउंट में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे हम प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, यानी मिलीग्राम में हमें इसकी जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, और उतने अमाउंट में भी ये अपना फंक्शन कर देगा और स्टे हेल्थी, यानी हमारा शरीर हेल्थी रहेगा। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट हेल्प विथ मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने में हेल्प करते, आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल फूड प्रोडक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल से हमें ये मिलते हैं, जैसे मिल्क में होते हैं विटामिन, प्लांट्स तो खैर उसका मेन सोर्सेज है ही। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है विटामिन की। तो न्यूट्रिएंट्स दैट बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ फंक्शन एंड स्टे हेल्दी, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हेल्प विथ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल फूड प्रोडक्ट्स। आप क्या बता रहे हैं हमें ये बताना है कि जो डिसीज है जैसे नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, इनफर्टिलिटी और स्टर्लिटी और रिकेट्स, ये जो डिसीज है कौन से विटामिन से होती है, हमें उसके केमिकल नेम बताना है। तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉट ना होना, विटामिन के, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, एनीमिया विटामिन बी, जनरली B1, इनफर्टिलिटी और स्टर्लिटी विटामिन ई और रिकेट्स विटामिन डी, इनके हमें केमिकल नेम बताने। तो यहां पर हमने इसको सेपरेट लिख रखा है, यहां पर हम देखते हैं। हमने ये भी बताया कि मैनी डिसीजेस ऑकर इन आवर बॉडी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अगर विटामिन हमारे शरीर में नहीं होगा तो बहुत सारी डिसीज हो जाएगी, हम देख भी पा रहे हैं। जैसे हमने बोला नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के, फिलोक्यूनोन, इसको क्या बोलते हैं फिलोक्यूनोन, नाइट ब्लाइंडनेस यानी जो कम लाइट होती है, कम रोशनी में हम देख नहीं पाते हैं, तो विटामिन ए, रेटिनॉल, ये इसके केमिकल नेम है, एनीमिया विटामिन B1 और थियामिन, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी विटामिन ई और टोकोफेरोल, उसका नाम होगा टोकोफेरोल, विटामिन ई, रिकेट्स विटामिन, जो रिकेट्स है विटामिन डी और कैल्सीफेरोल, विटामिन डी और कैल्सीफेरोल। तो क्लियर है, यानी जो हमने डिसीजेस बताई जैसे विटामिन के फाइलोक्यूनोन हो गया, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थियामिन, उसके बाद विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल। केमिकल नेम हमें हर विटामिन के पता होना चाहिए, यानी जनरली विटामिन में से जो उसका विटामिन का पार्ट है, जैसे विटामिन के नेम है उसके केमिकल नेम हमें याद होना चाहिए, फॉर्मूले भी है बट फॉर्मूले एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो विटामिन के केमिकल नेम, उनके सोर्सेस, उनके फंक्शंस और विटामिन से होने वाली जो डिसीज है उसमें मेन डिसीज का हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड, वैसे तो बहुत सारी डिसीजेज होती है लेकिन जो यूनिक डिसीज है जो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर, क्वेश्चन नंबर 10, विच डिसीजेस आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। अब देखो आप क्वेश्चनों को घुमाया, पहले डिसीज दिया तो विटामिन का केमिकल नेम पूछ रहा है, अब यहां पर ये बताना है कि ये जो विटामिन है इनसे कौन सी डिसीज होती है, राइट देयर केमिकल नेम, इनके केमिकल नेम भी हमें बताना है और डिसीजेस भी बतानी है। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, केमिकल नेम रेटिनॉल, ठीक है, और विटामिन B1 थियामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विच डिसीज आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए बी सी डी। तो यहां पर हमने डिसीज नहीं बताई, तो विटामिन ए से कौन सी डिसीज हो जाएगी, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो डिसीज है इसमें मेंशन नहीं हो पा रही है, तो यहां पर नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देगा विटामिन ए से। अब विटामिन B1 थियामिन, इससे बेरी बेरी वेरी वेरी डिसीज हो जाएगी। विटामिन सी, इससे स्कर्वी डिसीज हो जाएगी। विटामिन डी रिकेट्स। तो हमें इसके नाम लिखने थे, इनके केमिकल नेम लिखने थे और इनसे होने वाली एक एक डिसीज का हमें नाम लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राइट द फंक्शन एंड सोर्सेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग
विटामिन, ये जो विटामिन है इनके सोर्सेस क्या हैं और हमें उनके फंक्शन लिखना है। तो विटामिन ए का फंक्शन है फॉर विजन और ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। फॉर विजन, विजन मतलब देखने में। सोर्सेस क्या है, मिल्क में पाया जा रहा है, बटर हो गया, एग्स हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, कैबेज और कैरेट। एक चीज ध्यान रखना, अब ये तो चलो लिखे हुए हैं, अगर मान लो एग्जाम में आ जाता है कि विटामिन के सोर्सेज लिखो, तो केवल विटामिन सी को ध्यान रखना आप, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें पाया जाता है। बाकी कोई भी विटामिन आ गया तो जनरली आप उसमें लिख देना एग, मीट, फिश, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में 2-4 वेजिटेबल्स के नाम लिख देना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टीचर उसको मार्क कर देगा, क्योंकि जनरली जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं, बट विटामिन सी में हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो नेक्स्ट हो गया विटामिन सी। विटामिन ए हो गया। विटामिन सी फंक्शन बोन्स, टीथ और हीलिंग ऑफ वुंड्स, ठीक है। वुंड है मतलब जख्म को भरने में यूज होता है, और बोन के फॉर्मेशन में और टीथ यानी दांतों के फॉर्मेशन में भी यूज होता है। सोर्सेज सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स में लाइक लेमन हो गया, नींबू, ऑरेंज हो गया यानी खट्टे जो फ्रूट्स है उसमें, आंवला में भी पाया जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन सी होता है, लेकिन हम एग, मीट, फिश ये सब हम यूज नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी, अब जो विटामिन डी है इसका जो फंक्शन है, इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम। तो विटामिन डी के कारण बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। इट हेल्प्स बिल्ड बोन, हड्डियों को बनाने के लिए जरूरी है। कीप बोन्स स्ट्रॉन्ग्स एंड हेल्दी, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो विटामिन डी है, विटामिन डी इसका जो सोर्सेस है, ऑयली फिश, कुछ फिश हैं जिनके नाम बुक में दिए हैं, ऑयली फिश, ऑयल, बटर, एग और मीट इसमें पाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है अगर मॉर्निंग टाइम में अगर हम सनलाइट में बैठते हैं, सनलाइट में बैठेंगे तो हमारी स्किन के नीचे एक मटेरियल होता है, सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्गोस्टेरॉल। तो जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट अर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। सनलाइट में तो केवल 3 प्रकार की रेज होती हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेज। तो जो यूवी लाइट है अल्ट्रावायलेट, उसको ओजोन लेयर रोक लेती है, बाकी 2 रेज आती है, विटामिन डी उसमें है नहीं। तो जो सनलाइट पड़ती है मॉर्निंग की, उसमें अर्गोस्टेरॉल जो होता है, क्योंकि जब हम रात में सोते हैं और जब सवेरे उठते हैं तो स्किन के नीचे वो स्टोर होता है, जमा हो जाता है अर्गोस्टेरॉल, जिस पर सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट अर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सनलाइट में विटामिन डी होता है। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का फंक्शन देखते हैं हम। विटामिन ई, तो हमें क्या बताना है, विटामिनों के फंक्शन और सोर्सेस बताने इस क्वेश्चन में। हेल्प कीप द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी विटामिन जरूरी है। अगर विटामिन ई नहीं होगा तो स्टेरिलिटी और मतलब क्या बोलेंगे हम, कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है यानी कहीं ना कहीं उनका फॉर्मेशन, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, तो जिसके कारण यानी बांझपन या नपुंसकता जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। सोर्सेस मीट, एग, मिल्क, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल, सीड्स, बीन्स इसमें ही पाया जा रहा है। नेक्स्ट विटामिन के फंक्शंस, इट इज इनडायरेक्टली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। हमें मालूम है जब चोट लगती है तो ब्लड को क्लॉट करने में, चूंकि ब्लड को अंदर ब्लड का मतलब जो क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डेथ हो सकती है, और चोट लग जाती, कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाती है तो ब्लड बाहर निकल रहा है तो भी डेथ हो सकती है, कि लंबा अमाउंट ब्लड का निकल गया, तो उस समय ब्लड का क्लॉट हो जाना जरूरी है, जिसके लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। और जो प्रोटीन है उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन अभी हमने पढ़ा, दोनों ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो विटामिन के का हमने फंक्शन पढ़ा। सोर्सेज स्पिनच, ब्रोकली, मस्टर्ड ग्रीन्स, मीट, एग्स एंड चीज, वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें ये विटामिन के जो है वो इसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
राइट द सोर्सेस ऑफ विटामिन, यानी ए बी सी डी इनके सोर्सेस लिखने। अभी हमने पढ़ा है कुछ तो डिसीज कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी, ये भी बताना है उनकी कमी से कौन कौन सी डिसीज हो सकती है और सोर्सेस बताना है। तो विटामिन ए का सोर्सेज है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये सब उसके सोर्सेज है, आप पढ़ सकते हैं। डिसीज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कम रोशनी में कम प्रकाश में हम उसको देख नहीं सकते हैं, यानी वस्तुओं को जो ऑब्जेक्ट है उनको हम देख नहीं पाएंगे। विटामिन बी और बी1, विटामिन बी1 के सोर्सेस अभी हमने पढ़ा मीट, डेयरी, एग, लीफ ग्रीन, वेजिटेबल्स, ये सब डिसीजेज, वेरी वेरी डिसीजेज हो जाएगी। विटामिन सी, विटामिन सी सोर्सेस सिट्रस फ्रूट, अभी हमने पढ़ा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, इनमें पाया जा रहा है। डिसीजेस क्या हो जाएगी, स्कर्वी डिसीजेज हो जाएगी। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, मीट, एग और बटर, इसमें पाया जा रहा है विटामिन डी। और बाकी हमने बताया भी है सनलाइट। तो विटामिन डी की कमी से जो डिसीज होगी वो रिकेट्स होगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं रिकेट्स, इसकी कमी से जो डिसीज होगी वो रिकेट्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द नेम्स ऑफ 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्योंकि जो विटामिन होगा उनको सॉल्युबिलिटी के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो ए डी ई के, और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्सेस और विटामिन सी होता है, यानी विटामिन बी और विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। एंड डिसीजेस कॉस्ट, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिनों के नाम बताना है और उनकी कमी से होने वाली डिसीज बतानी हमें। तो विटामिन बी ग्रुप्स और बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हम क्या बता रहे हैं, विटामिन बी1 का नाम क्या है यहाँ पर, थियामिन, और उसकी कमी से डेफिशिएंसी कॉसेस वेरी वेरी और डॉर्फिज्म डिसीज हो जाएगी, कॉमन वेरी वेरी है। विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे, केमिकल नेम है, और डेफिशिएंसी कॉज्ड ब्लीडिंग इन गम्स एंड स्कर्वी, स्कर्वी रोग हो जाता है मुंह से, इससे पायरिया रोग भी हो जाता है अगर विटामिन सी नहीं होता है, मुंह से बदबू बास वगैरह आने लगती है। तो विटामिन सी कंटेनिंग जो मटेरियल खाते हैं उससे जो गम है यानी मसूड़ों से ब्लड नहीं आता और स्कर्वी जैसी डिसीज से बच जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, राइट द डिफरेंस, राइट द डिफरेंस डीएनए एंड आरएनए, अल्फा अमाइनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, फाइब्रिन फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें डिफरेंस बताना एग्जाम में आते ही, इन तीनों में से कोई ना कोई डिफरेंस एग्जाम में आता है, तो हमने इनके आंसर यहाँ पर लिख रखे। तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो पहले डीएनए का और डीएनए के नीचे आरएनए का। फर्स्ट पॉइंट, डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस में पाया जा रहा है सेल की, और आरएनए फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जा रहा है और न्यूक्लियस के बाहर भी है। फिर दूसरा, सुगर इज डीऑक्सीराइबोस, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसलिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए में राइबोस शुगर होगी। फिर इट इज डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा, डीएनए में डबल स्ट्रैंड यानी एक डबल स्ट्रैंड यानी रिबन के समान 2 धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनता है। इसमें सिंगल स्ट्रैंड यानी सिंगल धागे नुमा संरचना होती है। जैसे हम बात करें डीएनए की, इस टाइप का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर, अगर इसको ओपन कर लें तो इस टाइप के 2 पैरेलल में 2 रिबन टाइप के इसमें थ्रेड होते हैं जो एक दूसरे को टर्न करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं 4th पॉइंट, हम बता रहे हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। पहला जो पॉइंट है वो डीएनए को कवर कर रहा है, दूसरा आरएनए को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेसिस, जो डीएनए में होता है वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये इसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। और जो आरएनए होता है उसमें एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल आ जाता है, साइटोसिन और गुआनिन। जो नाइट्रोजनियस बेस होते हैं वो 2 होते हैं,
एक होते हैं पायरिमिडीन्स और एक होते हैं प्यूरिन्स। पायरिमिडीन्स में थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है, और प्यूरिन में जो एडेनिन होता है, एडेनिन और गुआनिन होता है। तो ध्यान रखना आप में, यहाँ पर डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। फिफ्थ, इट इज द जेनेटिक एंड हेरिडिटी मटेरियल ऑफ द सेल्स। जो डीएनए होता है, ये जो कैरेक्टर है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है, तो हमारा बॉडी का जेनेटिक मटेरियल भी कहलाता है। और जो प्रोटीन होता है वो सिंथेसिस ऑफ जो आरएनए होता है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड डिफरेंस है अमाइनो एसिड और प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड और प्रोटीन में डिफरेंस, तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है वो अमाइनो एसिड को इंडिकेट करेगा, सेकंड प्रोटीन को। दे आर सिंपल कंपाउंड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप। जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप से मिलकर बना एक सिंपल कंपाउंड है। प्रोटीन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। सेकंड पॉइंट, ऑन कंबाइनिंग अल्फा अमाइनो एसिड, जब अल्फा अमाइनो एसिड मिलते हैं डाइपेप्टाइड बनेगा, फिर पॉलीपेप्टाइड और देन प्रोटीन बनेगा। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, लाइसिन। प्रोटीन का पॉइंट देखे, प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अमाइनो एसिड। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन का एग्जाम्पल देखा, हीमोग्लोबिन हो गया और केसिन। केसिन के बारे में बता दूं, जैसे मिल्क में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है, पूछा। अब लैक्टोज डाइसैकेराइड भी, और डाइसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट है। अब उसने पूछा मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ध्यान रखना केसिन प्रोटीन। प्रोटीन केसिन होता है और कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड डिफरेंस। थर्ड यहां पर डिफरेंस है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो फर्स्ट पॉइंट फाइब्रस और सेकंड ग्लोबुलर। तो दीज आर कॉम्पैक्ट, स्पेरिकल और फोल्डेड इन नेचर, यानी स्पेरिकल और फोल्डेड। और दीज आर एलोंगेटेड एंड हैव हेलिकल और सीट लाइक स्ट्रक्चर्स। किसका होगा ये? ग्लोबुलर का। मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, जो फाइब्रस होंगे वाटर में सॉल्युबल होंगे। मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। थर्ड, हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच टेम्परेचर। टेम्परेचर या पीएच में चेंज करेंगे उसके प्रति वो सेंसिटिव है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया। फिर लेस सेंसिटिव चेंज इन पीएच और टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर और पीएच के मतलब उस पर यानी उसके प्रेजेंस में ये कम सेंसिटिव है। एग्जाम्पल एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन और केरेटिन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड क्या है? राइट टू फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड बताना है, तो अभी हमने बताया न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लिक एसिड की यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड, और पॉली न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड की यूनिट न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड कंस्टिट्यूट, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में एक नाइट्रोजनस बेस चाहिए। नाइट्रोजनस बेस में क्या होना चाहिए? थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, पांचों में से कोई एक बेस चाहिए। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर दो प्रकार की होती है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, और फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, यानी एक फॉस्फेट, एक पेंटोज और एक नाइट्रोजनस बेस। ये तीन मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोज शुगर। अगर न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो वो डीएनए बनाएगा, राइबोस शुगर है तो वो आरएनए बनाएगा। इसलिए इनका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और फुल फॉर्म डीएनए, ये शॉर्ट फॉर्म डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और शॉर्ट फॉर्म आरएनए। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन, तो न्यूक्लिक एसिड दो है, डीएनए और आरएनए। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए का काम है ये। फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, आरएनए का काम है, ठीक है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इन दोनों का सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेल्प इन
प्रोटीन सिंथेसिस, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट है, आपको एक याद करना है। एक चीज याद रखना कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी है आरएनए, वहां पर उस पॉइंट को इंक्लूड करना था। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये तो काम है ही आरएनए का, हम ये भी लिख सकते हैं आरएनए का फंक्शन मतलब इट इज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर वायरस या ऑफ वायरस। फिर कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स, ये डीएनए का फंक्शन है। फिर कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर डीएनए, तो ये डीएनए का फंक्शन है। कोई भी हमें न्यूक्लिक एसिड के दो फंक्शन लिखना है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए का एक फंक्शन लिख दिया, एक आरएनए का लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ फॉरेंसिक टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर डीएनए, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय एलेक जेफरी ऑफ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीचेस्टर इन 1895. It is also called DNA profiling और मॉलिक्यूलर फिंगर प्रिंटिंग, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट्स, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स कैन बी आइडेंटिफाई रियल जेनेटिक मदर फादर, मतलब चूंकि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से हम कोई जो यानी जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं यानी संतान है, जो बच्चे हैं, उनसे कहीं ना कहीं जैसे डीएनए टेस्ट करवाते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, कि उसके माध्यम से हम ये वेरीफाई करते हैं कि उसकी मदर कौन है और उसका फादर कौन है, उसमें ये यूज होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, फॉरेंसिक, कहीं कोई क्राइम हो जाता है तो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, हेरिडिटी डिसीजेज, द टेक्निक इज बीइंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई, अगर मान लो कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो कहीं ना कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पेरेंट्स को उस बच्चे को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं या मना कर सकते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, गिव द पायरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज एंड माल्टोज, तो ये माल्टोज का पायरिनोज स्ट्रक्चर है, पायरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और माल्टोज और सुक्रोज, माल्टोज का और ये सुक्रोज का पायरिनोज स्ट्रक्चर। टाइम मिलेगा तो इनके वीडियो बनाएंगे कि कैसे इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, ग्लूकोज मिलेगा फ्रक्टोज से तो सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज अटैच होंगे तो माल्टोज बनेगा, और ग्लूकोज लैक्टोज से अटैच होगा तो गैलेक्टोज बनेगा। तो इनके ये स्ट्रक्चर हैं, बीटा स्ट्रक्चर, अल्फा स्ट्रक्चर। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, एमपी बोर्ड में तो नहीं आते, फिर भी ये क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको आज का बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, अच्छे कमेंट्स करके एक टीचर मोटिवेट होता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसे आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, विदाउट किसी लालच के मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, कहीं ना कहीं अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों को उस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम उनका भी भला कर सके और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड में लाएं और बहुत खुश होंगे। कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं आप कमेंट्स भी करोगे कि सर मेरे अच्छे रिजल्ट में आपके वीडियोज या आपके कंटेंट बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए, क्योंकि वीडियो आपका देखना मतलब उतना जो मार्किंग है उस चैप्टर की वो कवर अप हो जाती है। और वीडियो को शेयर जरूर करें, दूसरे स्टूडेंट्स के अपने कलीग्स की हेल्प जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो अंत में वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन डाल दिए, 6 चैप्टर और रह गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे उस बेस पर या फिर अपने हिसाब से फिर दूसरे क्वेश्चनों के सोल्यूशन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।